of class 10. Firstly, I want to introduce you with your syllabus of political science, and your political science book is Democratic Politics 2. You have already studied Democratic Politics Part 1 in class 9, and now your syllabus are these Chapter 1 Power Sharing, Chapter 2 Federalism, Chapter 3 Democracy and Diversity, Chapter 4 Gender, Religion and Caste, Chapter 5 Popular Struggle and Movement, Chapter 6 Political Parties, Chapter 7 Challenges to Democracy, and Chapter 8 Outcome of Democracy. These are your chapter. And now I want to start your first chapter, Power Sharing. Power sharing, that means sharing of पावर को शेयर करना। आप काफ़ी ब्रॉडली डेमोक्रेसी के बारे में क्लास 9 में स्टडी कर चुके हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एंड इस फॉर्म में पावर का कंसंट्रेशन वन हैंड और वन ग्रुप में कभी नहीं होता है, इसमें पावर का शेयरिंग होता है। इसलिए पावर शेयरिंग इज ए टर्म used a system of governance in which all major segment of society provided a permanent share of power. यहाँ पे जितने भी मेजर सेगमेंट होते हैं सोसाइटी के, उनको ये राइट है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अब जो है पार्टिसिपेट कर सके। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। वो जो एज लाइक मोनार्क, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के जैसा उसमें सिस्टम नहीं होता है। एंड वी नो दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इसमें ये पीपल्स की ही गवर्नमेंट होती है, पीपल्स इट्स ओन गवर्नमेंट, पीपल रूल थ्रू दिस गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेसी। इसलिए पावर शेयरिंग जो है ये काफ़ी नेसेसरी है डेमोक्रेसी में। एंड पावर शेयरिंग की नेसेसिटी को हम समझ सकते हैं कि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स। We can understand the necessity of power sharing through the two stories, and these stories of the two countries. First country is Belgium and the second country is Sri Lanka. Firstly, we can see the condition of Belgium. Belgium एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का कंट्री है। ये जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ से भी कम है, बिलो 1 करोड़। और यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कंपोजिशन को आप समझ सकते हैं। एथनिक कंपोजिशन दैट मीन्स वहाँ की सोशल स्ट्रक्चर जो है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। आज वर्ल्ड के हर कंट्रीज में डाइवर्सिटी है। आज वर्ल्ड का एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ की सोसाइटी होमोजेनियस है। होमोजेनियस आप अच्छे से समझ रहे होंगे। होमोजेनियस सोसाइटी इस तरह की सोसाइटी होती है जहाँ पे कि हर तरह की सिमिलरिटीज पाई जाती है, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम रिलीजन। तो इस तरह की सोसाइटी आज वर्ल्ड के एक भी कंट्री में नहीं है। रीजन भी क्लियर है, आपको भी पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जब से स्टार्ट हुआ है और जो माइग्रेट हुए पीपल वन कंट्री टू अनदर, तो वो अपने साथ अपनी सारी चीज़ों को लेते गए, अपने साथ अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने रिलीजन, और इस तरह से वो एक दूसरे से परिचित हुए और वहाँ पे डाइवर्सिटी आ जाती है। कुछ लोग स्टेबल भी हो जाते हैं दूसरी कंट्री में। तो इस तरह से डाइवर्सिटी आज दुनिया के हर कंट्री में है। और हर कंट्री में कुछ पर्सन होते हैं जो कि मेजॉरिटी में होते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं, जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, मेजॉरिटी में और माइनॉरिटी में। तो बेल्जियम की भी कंडीशन हम समझ लेते हैं। बेल्जियम में जो 1 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें टोटल पॉपुलेशन का 59% वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन वहाँ का एक रीजन है, क्षेत्र है। तो ये डच कम्युनिटी के लोग हैं। फ्रेंच कम्युनिटी के लोग 40% है जो वलोनिया रीजन में रहते हैं, अदर रीजन ऑफ बेल्जियम। एंड जर्मन जो है वो 1% है जो कि दोनों रीजन में रहते हैं, कुछ फ्लेमिश में और कुछ वलोनिया में। और अब इसकी जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की वो ब्रसेल्स है।
यहाँ की सोशल स्ट्रक्चर जो है, यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है, ठीक जस्ट इसके अपोजिट है। यहाँ पे फ्रेंच 80% है और डच 20% है। अब हमको ये समझना चाहिए कि इंटायर नेशन में वो सोशल ग्रुप जो माइनॉरिटी में है, यानी फ्रेंच, इंटायर नेशन में फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है 40%, वही कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में जाके मेजॉरिटी में आ जाते हैं और वो 80% है। इंडियन कंट्री में जो माइनॉरिटी में है डच, वो यहाँ पे जाके जो है वो मेजॉरिटी, जस्ट अपोजिट। इंडियन कंट्री में जो अपोजिट माइनॉरिटी में है वो मेजॉरिटी, और जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी में है। अब यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम डील विद देयर कंट्रीज डाइवर्सिटी। वहाँ की सरकार ने अपने देश की विविधताओं के साथ किस तरह का बिहेव किया, उनकी डिमांड को किस तरह से फुलफिल किया, उनके इंटरेस्ट के साथ उन्होंने क्या बिहेव किया, ये हम समझेंगे। तो हम ये देखेंगे कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग 1970 टू 1993 अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंडमेंट उसमें किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की जिससे कि डाइवर्सिटी के साथ जस्टिस हो, सबकी इंटरेस्ट फुलफिल हो, सबकी जो नीड हो वो फुलफिल हो, और इसलिए उन्होंने 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को बनाया जो कि वर्ल्ड्स बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के नाम से जाना गया। विश्व की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था, एक अनोखी शासन व्यवस्था के रूप में वो जाना गया। Belgium's administrative model considered the world's best administrative model, और इसके 4 एलिमेंट्स हैं जिसको समझना चाहिए। पहला एलिमेंट्स जो उन्होंने पहला अरेंजमेंट किया, ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी इंटर नेशन की जो गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार, उसमें उन्होंने मिनिस्टर की संख्या को इक्वल रखा। दैट मीन्स जितने डच कम्युनिटी के मिनिस्टर होंगे उतने ही फ्रेंच कम्युनिटी के मिनिस्टर होंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि किसका परसेंटेज क्या है, 59% डच का है, फ्रेंच का 40% है, तो उस हिसाब से उन्होंने नंबर नहीं रखा मिनिस्टर का, इक्वल नंबर रखा। सेकेंड, state governments are not subordinate to the central government and state governments provided many power from central government। यहाँ पे अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबॉर्डिनेट नहीं है, आप समझ रहे हैं, दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, उनका जुरिसडिक्शन अलग होता है। और डेमोक्रेसी के ये फीचर भी है। डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ी फीचर है फेडरलिज्म, जिसको आप नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। दैट मींस स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड एलिमेंट कि जो ब्रसेल्स है, क्योंकि यहाँ की एथनिक जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग है, तो वहाँ के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट का अरेंजमेंट किया गया। ब्रसेल्स दैट मींस कैपिटल सिटी है, इट्स ओन सेपरेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ ईच कम्युनिटीज आर इक्वल, जितने डच मिनिस्टर उतने ही फ्रेंच मिनिस्टर्स। यहाँ पे फ्रेंच ने मेजॉरिटी होते हुए भी इक्वल नंबर को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में माइनॉरिटी होते हुए भी उसको इक्वल नंबर प्रोवाइड किया गया। इस तरह से ये तालमेल, सामंजस्य, एकोमोडेशन वाली पॉलिसी को बेल्जियम के गवर्नमेंट ने अपनाया। फिर फोर्थ जो कि यूनिक फीचर ऑफ बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल मानी जाती है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ वो ईच लैंग्वेज ग्रुप के द्वारा हुआ, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि जर्मन का एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट में इसका पार्टिसिपेशन देखा गया। डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों ने अपने लिए एक गवर्नमेंट चुना, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानी गई। और इस गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन में आया हर कम्युनिटी के रिलीजन को, लैंग्वेज को और एजुकेशन को प्रोटेक्ट करें। तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम्स एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। और ये मॉडल चूँकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स, वहाँ के जो पॉपुलेशन थी उसके लिए भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स शुरू में साबित हुई, फिर भी इन्होंने तब से लेकर आज तक इतने अच्छे से काम किया वहाँ पे कि किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी या डिस्प्यूट्स आज तक वहाँ पे राइज नहीं हुई। तो ये दैट मीन्स बेल्जियम्स एडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन
बेल्जियम ने जिस पॉलिसी को अडॉप्ट किया या एकोमोडेशन की पॉलिसी कहलाई, जिसको हम सामंजस्य की नीति, तालमेल की नीति के नाम से भी जान सकते हैं। और किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स की पॉसिबिलिटी जो है वहाँ पे रिड्यूस हुई। ये तो पॉजिटिव चीज बेल्जियम की कंडीशन को हमने जाना। अब हम श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप भी काफी परिचित होंगे। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट पे अब है। तो यहाँ की भी एथनिक कंपोजिशन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स। श्रीलंका में 74% सिंहला ग्रुप, ये एक ग्रुप है वहाँ का। 18% तमिल, 18% तमिल में भी 2 सब ग्रुप, इंडियन तमिल एंड नेटिव तमिल। इंडियन तमिल 5% एंड नेटिव तमिल 13%। इंडियन तमिल वैसे पर्सन जिनके फोर फादर कॉलोनियल रूल में प्लांटेशन में वर्क करने के लिए वर्कर्स के रूप में ले जाए गए थे और वो कुछ लोग जो वहाँ पे बच गए, उन्हीं का ये जनरेशन, तो ये इंडियन तमिल। और 13% जो नेटिव तमिल वो तो वहीं के ओरिजिन। फिर नेक्स्ट 7% जो है वो क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो ये थर्ड वहाँ पे कम्युनिटी है। सिंहला 74%, तमिल 18%, तमिल के 2 सब ग्रुप, 13% नेटिव तमिल, 5% इंडियन तमिल एंड 7% क्रिश्चियन। ये वहाँ की एथनिक कंपोजिशन है। अब हम देखेंगे कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपनी डाइवर्सिटी को कैसे डील किया। तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है 1948 में और उसके बाद से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, ऑल पॉलिसी ओनली फेवरेबल फॉर द मेजॉरिटी। सारी पॉलिसी सिर्फ सिंहला के फेवर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उन्होंने ये फील किया कि अगर मेजॉरिटी को खुश करके रखा जा सकता है तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी हमारे फेवर में होगी तो हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी, उनकी ये सोच थी। और उन्होंने सारी गवर्नमेंट पॉलिसी को सिर्फ सिंहला ग्रुप के फेवर में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। 1956 में वो एक लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं और सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका डिक्लेयर करते हैं। यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब, सब में उन्होंने जो है सिर्फ सिंहला को ही ये जगह दी, डिसरिगार्डिंग तमिल। और इन सारी पॉलिसी के कारण जो तमिल से वो फोर्स्ड हो जाते हैं वहाँ पे डिस्कोर्स करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। और धीरे धीरे इनका प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये एक सिविल वार के रूप में पकड़ जाता है। वहाँ पे सिविल वार हो जाता है। सिविल वार जिसको हम गृह युद्ध भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा वार होता है जो इनसाइड कंट्री, और इसमें ब्लड सेल भी हो जाता है, वायलेंट होता है। वहाँ पे ब्लड सेल हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स, तमिल एंड सिंहला, दे हैव किल्ड, ब्लड सेड्स, खून की नदियाँ वहाँ पे बह जाती हैं। ये रिजल्ट हुआ। तक में वहाँ पे पावर शेयरिंग ठीक से नहीं किया श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, जिसका रिजल्ट आया ब्लड सेड, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स। तमिल की ये डिमांड की कि एज लाइक सिंहला आप तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कीजिए। 3 डिमांड रेज्ड बाय तमिल। फर्स्ट, कि सिंहला की जैसे तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। सेकेंड, आप सेपरेट तमिल इलम बना दीजिए। तमिल इलम दैट मीन्स हमारा रीजन, हमारा एरिया अलग कर दीजिए जहाँ हमारी अपनी सरकार होगी जो हमारा केयर करेगी, क्योंकि आप हमारा केयर नहीं करना है, आप हमारे इंटरेस्ट को नहीं समझना है। तो उनकी ये सारी डिमांड जो है वो नहीं मानी गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और सिविल वार हुआ। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नेसेसिटी पावर शेयरिंग की, कि हाउ पावर शेयरिंग एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। इफ पावर नॉट शेयर्ड proper way, it occurred a creation of conflict and disputes, and if power shared properly, it reduces the possibility of conflict and disputes. थैंक्स स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में